नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आप सुन रहे हैं कथा किस्सा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसा किस्सा जो न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी बदल गया, बल्कि उन्हें एक ऐसी रात का सामना करना पड़ा जिसे भुला पाना शायद कभी मुमकिन ही नहीं होगा। पेरिस से कुछ घंटे दूर बसे एक पुराने वीरान कस्बे में जो हुआ, वो सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, अंधेरे में मत सुनिएगा, और अगर सुन रहे हैं तो हेडफोन लगाइए, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस से कुछ घंटे की दूरी पर बसा वो पुराना कस्बा देखकर ही मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सब कुछ धुंधला सा, वीरान और इतना खामोश था जैसे वहां समय कई साल पहले रुक गया हो। मैं, मेरे पति रेहान और हमारे दोनों बच्चे छुट्टियों में सुकून के 2 पल बिताने वहां पहुंचे थे। मगर जैसे ही हमारी गाड़ी कस्बे की सीमा में दाखिल हुई, मेरे सीने के अंदर कुछ भारी सा बैठ गया। सड़कों पर इंसान तो दूर, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। दुकानें बंद थीं, खिड़कियों पर पुराने पर्दे लटके हुए थे और हवा में एक ऐसी सीली बदबू थी जो किसी बहुत पुराने तहखाने से उठती है। बच्चों ने भी गाड़ी में बैठे बैठे एक अजीब चुप्पी ओढ़ ली थी, मानो उन्हें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा हो। जिस होटल में हमने कमरा बुक किया था, वो होटल कम और किसी भुलाए गए परिवार का खंडहर बन चुका मकान ज्यादा लगता था। दरवाजे पर लगा पीतल का हैंडल इतना ठंडा था कि छूते ही मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। अंदर का माहौल और भी डरावना था। पीली बल्ब की मरी हुई रोशनी, चरमराती हुई लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरे जैसे हम पर ही नजर गड़ाए हुए थे। रात के करीब 9 बजे होंगे जब बाहर बारिश शुरू हुई, मगर वो बारिश आम बारिश नहीं थी। पानी की बूंदें खिड़की पर इस जोर से टकरा रही थीं जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। पूरा मकान कांप उठा था और बाहर का आसमान इतना काला हो चुका था जैसे रात ने सूरज को निगल लिया हो। कुछ ही मिनटों में तूफान इतना भयानक रूप ले चुका था कि घर से बाहर निकलने का सोचना भी पागलपन था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। हवा के झोंके खिड़कियों को इस जोर से हिला रहे थे जैसे कोई बाहर खड़ा होकर शीशे तोड़ना चाहता हो। मेरी बड़ी बेटी आर्या डर के मारे थर-थर कांप रही थी। बहुत देर तक वो साथ वाले कमरे की खिड़की के पास बैठकर बाहर का तूफान देखती रही और फिर वहीं जमीन पर एक चादर ओढ़कर सो गई। मुझे डर था कि कहीं बारिश का बर्फ जैसा ठंडा पानी छींटे बनकर उस तक ना पहुंच जाए, इसलिए मैं बार बार उठकर खिड़की ठीक से बंद करने जाती थी। ऐसी ही एक बार जब मैं खिड़की के पास खड़ी थी, अचानक मुझे लगा कमरे में कोई और भी है। मैंने पलटकर देखा। एक अजनबी औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे किसी ने किसी मूर्ति पर इंसानी चमड़ी चढ़ा दी हो। वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसकी आंखें सीधे बाहर तूफान पर टिकी हुई थीं। मेरी सांस गले में अटक गई। हिम्मत करके मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर यही बारिश ऐसे ही चलती रही तो ये पूरा कस्बा डूब जाएगा। उस औरत ने बहुत धीरे से सिर हिलाया, ना कुछ बोली, ना मेरी तरफ देखा। बस ऐसे जैसे उसे पहले से सब पता हो। मैं उल्टे पांव कमरे से बाहर निकल आई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपने ही कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। रेहान वाले कमरे में पहुंचकर मुझे थोड़ी राहत मिली। हमारा छोटा बेटा झयान, सिर्फ 2.5 साल का, बिस्तर के एक कोने में चुपचाप सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके चारों तरफ कैसा डर तैर रहा है। मैंने रेहान को कांपती आवाज में सब बताया। उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। हमने तय किया कि किसी तरह यहां से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, या कम से कम किसी पड़ोसी से मदद मांगेंगे। ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं थी। तभी मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने मेरी रगों में खून जमा दिया।
मकान धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था। पहले तो लगा शायद मैं डर के मारे गलत महसूस कर रही हूं, मगर फिर मैंने मेज पर रखे कांच के गिलास को देखा। पानी एक तरफ ढुलक रहा था, दीवारें टेढ़ी हो चुकी थीं, फर्श हमारे पैरों के नीचे ऐसे शिफ्ट हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जमीन के नीचे से इस पूरे मकान को धीरे धीरे ऊपर धकेल रही हो। मैंने रेहान का हाथ कसकर पकड़कर कहा, जरूरी सामान उठा लो, गर्म कपड़े साथ रख लो, अगर बाहर निकलना पड़ा तो काम आएंगे। मगर अंदर ही अंदर मुझे पता था अब कोई भी चीज काम नहीं आने वाली। आर्या दौड़कर मेरे पास आ गई। उसके कपड़े गीले थे और होंठ नीले पड़ चुके थे। मैंने जायान को गोद में उठा लिया। बच्चों के सामने अपने आप को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। मकान का झुकाव अब इतना बढ़ चुका था कि चलना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई विशालकाय जीव सांस ले रहा हो और हर सांस के साथ इस मकान को ऊपर उठा रहा हो। और फिर अचानक रेहान कमरे से गायब हो गया। मैंने आंखें झपकाईं। एक पल पहले वो मेरे ठीक सामने था, अगले पल वहां सिर्फ खाली जगह थी। ना कोई आवाज, न दरवाजा खुलने की चरमराहट, कुछ भी नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बच्चों को लेकर भागने की कोशिश ही कर रही थी कि पूरा मकान एक भयानक आवाज के साथ एक तरफ गिरा। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मगर अजीब बात यह थी, हम में से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। तूफान भी अचानक थम गया था। बारिश कहीं गायब हो चुकी थी। आसमान साफ था, मगर इतना शांत कि वो शांति खुद ही डरावनी लग रही थी। पत्ता तक नहीं हिल रहा था, मानो पूरी दुनिया हमारी सांसें सुनने के लिए रुक गई हो। मलबे के बीच खड़ी होकर मैंने आसपास देखा। दूर सड़क के उस पार अंधेरे में कोई खड़ा था। मेरे चाचा, जो 5 साल पहले मर चुके थे। उनका बदन बिल्कुल नंगा था। आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उनमें किसी ने हरी रोशनी भर दी हो, और वो आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। उन्होंने एक बेहद शांत ठंडी आवाज में कहा, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा खून ठंडा पड़ गया। तभी रेहान न जाने कहां से अचानक मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने कांपते हाथ से उस तरफ इशारा किया, देखो वो वहां खड़े हैं। मगर रेहान ने आंखें फाड़कर उस दिशा में देखा और धीमे से बोला, वहां तो कोई नहीं है। उसी पल मुझे सच्चाई का अंदाजा हुआ। जो मैं देख रही थी वो शायद इस दुनिया का था ही नहीं। मेरे पैर सुन्न पड़ गए। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कानों में एक हल्की सी भनभनाहट शुरू हो गई, जैसे हजारों कीड़े एक साथ फुसफुसा रहे हों। तभी रेहान कहीं से 2 छोटी छोटी लकड़ियां उठा लाया। उनके सिरों पर रुई बंधी हुई थी और रुई पर कुछ गाढ़ा लाल रंग का लगा था, खून की तरह। मेरी सांस अटक गई। तभी वही अजनबी औरत फिर से प्रकट हो गई। उसने रेहान के हाथ से वो लकड़ियां लीं और कुछ अजीब सा मंत्र बुदबुदाते हुए हवा में घुमाने लगी। उसकी आवाज कोई ऐसी जबान में थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ ही सेकंड के अंदर हमारे चारों तरफ खड़े लोगों के कपड़ों में आग लग गई। मगर अजीब बात यह थी, कोई चिल्लाया नहीं, ना कोई दौड़ा, ना कोई गिरा। वो सब वैसे के वैसे खड़े रहे, चलते हुए, बिल्कुल पत्थर की मूर्तियों की तरह। और तभी मुझे एक और सच्चाई समझ आई। वो इंसान थे ही नहीं। उनके चेहरे जलते हुए पिघलने लगे, मगर अंदर से जो दिख रहा था वो हड्डी या मांस नहीं था। वो किसी काले चिपचिपे पदार्थ जैसा था। उनकी आंखें पिघलकर खाली गड्ढे बन गईं, मगर वो खाली गड्ढे भी मुझे ही घूर रहे थे। जलते हुए शरीरों से उठने वाली बदबू इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जयान का चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। इसी अफरा तफरी के बीच मेरी नजर फिर से आर्या पर पड़ी। वो थोड़ी दूर खड़ी थी और तभी
मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने उसे दोबारा देखा। 2 आरियां, बिल्कुल एक जैसी, एक जैसे कपड़े, एक जैसा चेहरा, एक जैसे बाल। दोनों मेरी तरफ देख रही थीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों के होंठ कांप रहे थे। मेरी सांस रुक गई। दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया और एक साथ बोली, मम्मा, मुझे ले चलो। मगर एक मां का दिल जानता है। एक पल को मेरे दिमाग ने धोखा खाया, मगर मेरी आत्मा ने नहीं। मुझे पता था कौन सी मेरी असली बच्ची है। मैंने एक तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और दूसरी आर्या को घूर कर देखा। उसका चेहरा एक पल में बदल गया। मुस्कान, मगर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। होंठ कान तक खींच गए और दांत किसी जानवर जैसे नुकीले हो गए। उसकी आंखें भी अब हरी रोशनी से चमकने लगी, ठीक मेरे चाचा की आंखों की तरह। मैंने छायान को कसकर सीने से लगाया, आर्या का हाथ पकड़ा और भागने को मुड़ी ही थी कि मेरी आंख खुल गई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। माथे पर पसीना था। बिस्तर पर मैं अकेली बैठी थी। रेहान मेरे बगल में चुपचाप सो रहा था। बच्चे दूसरे कमरे में थे। खिड़की के बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। तूफान कहीं नहीं था। मकान सीधा था। चाचा कहीं नहीं थे। सिर्फ एक सपना था। कम से कम मैं यही मानना चाहती थी। मगर जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो उंगलियों के बीच कुछ फंसा हुआ था। रुई का एक छोटा सा टुकड़ा। उस पर लाल धब्बा सूख चुका था। और जब मैंने धीरे से सिर उठाकर कमरे के कोने में देखा तो वहां अंधेरे में वही अजनबी औरत खड़ी थी, खामोश, मुस्कुराती हुई। मेरा गला सूख गया। आवाज निकालनी चाहिए, कुछ नहीं निकला। उस औरत ने बहुत धीरे से एक उंगली उठाई और इशारा किया छायान की तरफ। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने तेजी से उसकी तरफ देखा। वो अभी भी सो रहा था, मगर उसके छोटे छोटे होंठों पर एक अजीब सी बेहद शांत मुस्कान थी। 2.5 साल के बच्चे उस तरह नहीं मुस्कुराते। मैंने कांपते हाथ से उसकी मुट्ठी खोली। उसके भी हाथ में रुई का एक टुकड़ा था। उस पर भी वही लाल धब्बा था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे सीने से लगाया, रोना चाहा, मगर आवाज नहीं निकली। एक मां जो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी रात लड़ती रही, और अब उसके ही हाथ में वो निशान था जो उस दूसरी दुनिया से आया था। जब मैंने दोबारा कोने की तरफ देखा, अजनबी औरत वहां नहीं थी, मगर जाते जाते उसने दीवार पर उंगली से कुछ लिख छोड़ा था। मैंने झुककर पढ़ा, वो कस्बा तुम्हें पहले दिन से जानता था और अब तुम्हारे बच्चे भी उसे जानते हैं। मैंने पीछे हटकर दीवार से टेक लगा ली। दिमाग ने एक आखिरी सवाल पूछा जो मैं आज भी खुद से पूछती हूं। अगर वो सपना था तो रुई कहां से आई? अगर वो सच था तो हम वहां से जिंदा कैसे निकले? और अगर वो औरत सिर्फ मेरी कल्पना थी तो दीवार पर वो लिखावट किसकी थी? उस दिन के बाद से रेहान ने कभी उस रात की बात नहीं की, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। आर्या अब रात को अचानक जाग जाती है और कहती है कि उसे एक पुराने कस्बे का सपना आता है जहां एक औरत खिड़की के पास खड़ी होती है, और छायान जो उस रात सिर्फ 2.5 साल का था, जो पूरी रात सोता रहा, जिसे कुछ पता ही नहीं था। कल उसने खेलते खेलते दीवार पर उंगली से कुछ लिखा। मैंने पास जाकर पढ़ा, वो कस्बा, वो 2 शब्द एक 2.5 साल के बच्चे ने, जो लिखना जानता ही नहीं था। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, वो पुराना कस्बा। बताइए, सुनकर कैसा लगा? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ,
कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। आपका प्यार और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूं मोनिका और आप सुन रहे हैं कथा किस्सा।